हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली बात कि कल मैं आपको कोई क्लास नहीं दे पाया है, रीज़न कि खराब चल रहा है सीज़न। अब क्या है ना दोस्तों कि बेशक हम पावर के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन पावर हमारे हाथ में नहीं होता है ना, पावर टावर के हाथ में होती है और टावर से लाइट आई नहीं, इसलिए आपका क्लास हो नहीं पाया। बट मैं फिर भी सॉरी कहना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू क्लास अटेंड करते हैं। मैं सभी स्टूडेंटों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसी चैनल से मैथ का भी क्लास लिया जाएगा, इसी चैनल से फीडर थ्योरी भी ली जाएगी, इसी चैनल से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का भी क्लास लिया जाएगा। यानी कि आपके लिए जितना कोशिश हो सके वो पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट मुझे भरपूर चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्यार इसलिए चाहिए कि मैं आपके सामने खड़े होकर इसी तरह पढ़ाता रहूं आपको, और सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि अगर सपोर्ट रहेगा ना तो हम एक कदम आगे बढ़ निकल सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपका सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों अपने इस छोटे भाई को अपना प्यार और स्नेह जरूर देना। अब देखना, एक बात यह है कि मेरी आदत नहीं है कि लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि आप इस चैनल को लाइक भी ना करो, इसको सब्सक्राइब भी ना करो, है ना। दोस्तों ये जो भी किया जा रहा है ना, सब आपके लिए ही किया जा रहा है। क्या सब कुछ आपके लिए ही है, ठीक है। तो चलिए क्यों ना हम इस क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों टोटल जितने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है ना, सभी प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं आपके सामने। देखिए सभी प्रश्नों को दोस्तों एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या सिखाता है। अपना नोटबुक अपने हाथ में रखिए और अपना कलम अपने पास में रखिए। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है कि घरेलू और वाणिज्यिक भवनों के सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले लघु परिपथ विच्छेदकों का विद्युत धारा सीमा कितनी होती है। अब ध्यान देना, यहां पे 2 पॉइंट लिखा है। पहला है कि घरेलू और वाणिज्यिक भवनों, इनमें जो एमसीबी यूज किया जाता है ना, उसकी रेटिंग बताना है आपको, और कुछ भी नहीं। अब देखिए जो बोर्ड ने दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर सी को माना था। बट आप खुद सोच के देखिए कि घरेलू उपकरणों के लिए तो ठीक है ना, 2 एम्पियर से 15 एम्पियर तक का एमसीबी, लेकिन जो वाणिज्यिक भवन है उसमें आप सोच के देखिए क्या 15 एम्पियर से काम चल जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, लेकिन बोर्ड ने इसी को करेक्ट आंसर माना था, है ना। अब देखिए 63 एम्पियर का कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक है भी तो 63 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो हम भी इसका करेक्ट आंसर फिलहाल तो ऑप्शन के हिसाब से सी को ही मानेंगे। अब ध्यान से सुनना, कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अगर आपसे ये कह देना कि एमसीबी किस किस कंडीशन में सर्किट को सेफ्टी देता है, तो लिखेगा ये शॉर्ट सर्किट, है ना। ये जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में, और दूसरा ओवरलोड की कंडीशन में। लेकिन आपने ये बात जरूर सुना होगा कि करंट केवल करंट पे ही ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। मेरे कहने का मतलब जब एक्स्ट्रा करंट चलेगा, निर्धारित मान से अधिक करंट चलेगा, तो ये एमसीबी परिपथ को ब्रेक कर देगी। लेकिन ये बात तो ओवरलोड की है, तो ध्यान देना, जब भी परिपथ हमारी ओवरलोड होती है ना, तो ओवरलोड कंडीशन में भी करंट अधिक चलती है। शॉर्ट जब सर्किट होती है तो सर्किट शॉर्ट होने के दरमियान जो प्रतिरोध है ना, ध्यान से सुनना, जो प्रतिरोध है और परिपथ का जो वोल्टेज है, ये दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं। क्या दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं? तो उस कंडीशन में जो करंट है ये अधिक से अधिक प्रवाहित होती है, और उस दरमियान एमसीबी हमें मतलब कि सर्किट को ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ओवरलोड की कंडीशन में भी यही होती है। जैसे ही सर्किट ओवरलोड होती है वैसे इसमें हाई अमाउंट में करंट प्रवाहित होना स्टार्ट होता है और परिपथ को ब्रेक कर देता है एमसीबी। क्लियर? इतना बात समझ में आया क्या? अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? देखिए जो एमसीबी होता है ना, उस एमसीबी में कुछ इस प्रकार से
पॉइंट बने होते हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं ये पॉइंट क्या बता रहे हैं हमें? तो देखिएगा, ये जो पहला स्टार जैसे दिख रहा है ना, ये शॉर्ट सर्किट को बताता है। किसको? शॉर्ट सर्किट को। और इसके नीचे देखिएगा, ये वाला हिस्सा है, ये ओवरलोड को बताता है। ओवरलोड यानी कि जो हमारी एमसीबी है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों के कंडीशन में ये काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 272 है ना, 272। निम्नलिखित में से धनात्मक चार्ज किसमें होता है? अब दोस्तों अपना पूरा फोकस ना इस क्वेश्चन की तरफ रखना। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। धनात्मक चार्ज किसमें होता है? हम सबको पता है कि प्रोटॉन के अंदर धनात्मक चार्ज होता है। कौन सा? पॉजिटिव आवेश। अगर आपसे इसका मान पूछे कि पॉजिटिव आवेश तो चलो होता है, लेकिन कितना होता है, किस अमाउंट में होता है, तो आप लिखना 1.620 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम चार्ज एक प्रोटॉन के अंदर होता है। अब बात आती है, ये जो संख्या ये प्लस में होगा, ये माइनस में, तो बेशक जब इसके अंदर जो आवेश है वो पॉजिटिव है, तो ये आवेश भी कैसा होगा? पॉजिटिव आवेश होगा। ठीक है, अब देखना दोस्तों, जो प्रोटॉन है ना, इसका खोज किसने किया था? तो आप लिखिएगा, जो इसके खोज करता है ना, वो कौन है? तो वो गोल्डस्टीन भाई साहब है। कौन है? गोल्डस्टीन। अगर दोस्तों आपसे गलती से ये पूछ ले कि इसका नामकरण किसने किया है, तो आप लिखना रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने, है ना। किसने किया? रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया और गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था। क्लियर है? अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एक प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। तो इनके अंदर चार्ज कितना होता है? तो सेम दोस्तों प्रोटॉन के बराबर होता है 1.602 गुणे 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम आवेश इनके अंदर भी होता है। बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ये मान है ना, ये माइनस में होता है। किसमें? नेगेटिव में। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो लिखिएगा जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। क्लियर? यही है जो विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं। अब देखते हैं हम न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो आप लिखिएगा, इसको चैडविक ने किया था। इनका खोज, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। इनके अंदर चार्ज कितना होता है? तो आप लिखिएगा 0 कूलाम इसके अंदर चार्ज होता है। कितना? 0 कूलाम। इसका नेचर कैसा है? तो आप लिखिएगा, इसका नेचर जो है वो है उदासीन, है ना, न्यूट्रल होता है। कैसा? न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ दे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होता है, त्रिज्या, अगर आपसे ये पूछ दे तो आप लिखेगा, इसका जो रेडियस है ना 10 की घाते माइनस 18 मीटर लगभग में होता है इसका रेडियस। अगर आपसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेडियस पूछे तो आप लिखेगा 10 की घाते माइनस का 15 मीटर लगभग में, है ना। कितना? 10 की घाते माइनस 15 मीटर। अब दोस्तों जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये किसके अंदर होते हैं? तो ये एटम के अंदर। किसके? एटम के अंदर। एटम को हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो ये जो परमाणु है ना, अब बात आती है कि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रेडियस कितना होता है। तो अब परमाणु का भी रेडियस क्यों ना जान ले, तो इसका जो रेडियस होता है ना 10 की घाते माइनस 14 मीटर इसका रेडियस होता है ना। इसको आप नोट करके लिखिए। अब बात आती है पॉजिट्रॉन की, कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो आप लिखना, ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? माइनस से प्लस की ओर। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है ये प्लस से
माइनस की ओर, यही तो हुआ इसका उल्टा, है ना। लेकिन दोस्तों इसका जो सही आंसर है, धनात्मक चार्ज किस में होता है, तो वो प्रोटॉन में होता है ना। किसमें? प्रोटॉन में। दोस्तों सिस्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता, बस होता है तो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 273। देखिएगा, कोई विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव को उपयोग में करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो विद्युत है ना, देखिए दोस्तों जो विद्युत है जिसको अपन करंट कहते हैं, ये जो करंट है इसके अनेक सारे प्रभाव हैं। देखिएगा सबसे पहला ऊष्मीय प्रभाव, कौन सा? ऊष्मीय प्रभाव। और दूसरा है रासायनिक प्रभाव। और तीसरा दोस्तों एक्स रे, क्या? एक्स रे प्रभाव, जिसको एक्स किरण प्रभाव कहते हैं। और चौथा होगा प्रेरण प्रभाव, जिसको इंडक्शन कहते हैं। अब ध्यान देना, ये मोटर दोस्तों कितना शाड़ा है ना। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं करंट देकर, तो इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं करंट के केवल प्रेरण प्रभाव को ही लेकर स्टार्ट होऊंगा, है ना। इसका मतलब कि जो मोटर ये बहुत ही समझदार है, इसको पता चल जाता है कि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल है प्रेरण से। तो ये प्रेरण क्या है? करंट का एक प्रभाव है। और इसी प्रेरण दोस्तों, ये जो प्रेरण है कहां से आया? ये चुंबक से आया। कहां से? ये चुंबक से आया है। तो जो मोटर है ना, ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके ये संचालन होती है, यानी कि चालू होती है। तो ये सारे प्रभाव हैं। अब देखिए ऊष्मीय प्रभाव कहाँ पे काम आता है, तो दोस्तों ये जो हीटर है ना, ये हीटर ऊष्मीय प्रभाव को उपयोग करती है। और जो बैटरी है ये रासायनिक प्रभाव को उपयोग करती है। अब देखिए ना, जितने भी उपकरण है ये सारे के सारे क्या करते हैं, सब तो करंट से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन सबका प्रभाव अलग अलग है ना, सबका जो नेचर है वो अलग अलग है। अब एक्सरे की बात करें, अब ध्यान देना दोस्तों, एक्सरे का यूज कहां पे किया जाता है? जब हम किस बाहरी चीजों का जब हमें फोटोग्राफी करना है तो हम कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। लेकिन जब हमें किसी इंटरनल पार्ट यानी कि किसी के अंदर का जब फोटो लेना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम एक्सरे का यूज करेंगे, है ना, एक्सरे का। तो एक्सरे जो क्या है, ये एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि एक्स किरणों का इस्तेमाल करके फोटो खींचता है, छायांकित करता है ना। अब देखिए, तो ये सारे हो गए इनके प्रभाव के अनुसार उपयोग किए जाने वाले यंत्र। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि चुंबकन प्रभाव। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 274। अब देखिएगा दोस्तों 274 नंबर का क्वेश्चन कि अगर एक चर प्रतिरोध को एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध के मान में धीरे धीरे करके वृद्धि हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा I और प्रतिरोध R के बीच सही संबंध बताता है ना। सबसे पहली बात दोस्तों, यहां पे V नहीं R होगा, R होगा सभी में। अब देखिएगा, जैसे ही हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस तो दुश्मन है करंट का, है ना। यानी कि इनके बीच ना जैसे दोस्ती होती है ना किसी के बीच में, तो वैसे ही दोस्तों इनके बीच में बहुत गहरा दुश्मनी है। ये क्या करता है कि जैसे ही R को हम बढ़ाएंगे तो जो I है ना, ये अपने आप डाउन होने लगेगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो आपको ये मतलब कि संतुष्ट कर दे रहा है कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट को देखिए ये डाउन होता जा रहा है ना, इस प्रकार से ये नीचे झुकता जा रहा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट इसका आंसर होगा, है ना, यही सही संबंध होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 275। एक शुद्ध कैपेसिटर परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति को 1/4% की कमी कर दिया जाए तो करंट में कितना वेरिएशन होगा? करंट घटेगा या बढ़ेगा? अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो 1/4 है, देखिए जो शुद्ध कैपेसिटर होता है ना, जो कैपेसिटर में प्रतिबाधा होती है उसको हम XC से लिखते हैं। तो XC
फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है इसको कितना घटा दिया, 1/4% की इन्होंने कमी कर दिया। तो जो XC है ना, ये क्या है, ये प्रतिबाधा है ना, ये एक प्रतिबाधा होती है और ये क्या करेगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिबाधा ये फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो इनके बीच का जो रेशियो है ना ये उल्टा होगा, इसलिए 4 गुना बढ़ गया। अब XC क्या है, ये क्या करता है दोस्तों, जो प्रतिबाधा है ना इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और जो प्रतिरोध R होता है इसका भी मात्रक जो होता है ओम ही होता है। R का जो मात्रक है ओम, यानी कि हम प्रतिबाधा को R भी मान सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, R के लिए यहां पे क्या सूत्र होता है, R बराबर V/I। अब R कितना हो गया, 4 गुना अधिक हो गया, है ना, कितना, 4 गुना अधिक हो गया। जब R 4 गुना अधिक हो गया तो करंट क्या होगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा, है ना, 1/4 गुना कम हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में ही दे रखा है कि 1/4 गुना करंट कम हो जाएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को 1/4% कम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो ये जो हमारी करंट है ना ये भी कम होती है ना। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी करंट से जरूर कोई रिलेशन रखती होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 276 की 50 हर्ट्ज के AC आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। यदि आवृत्ति में 100 हर्ट्ज की वृद्धि कर दिया जाए तो नया प्रतिघात क्या हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, इसका आंसर तो बस चंद सेकंड में बताया जा सकता है कि 5 ओम, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक आर्टिफिशियल खुद के दिमाग से बनाया हुआ दोस्तों एक फॉर्मूला है और बिल्कुल करेक्ट आंसर लाता है वो फॉर्मूला। देखिएगा कितना, XC1/XC2 बराबर F2/F1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम। XC कितना है, देखिए संधारित्र का जो प्रतिघात है वो कितना है, 10 ओम। हमें XC2 ज्ञात करना है, ठीक है। F2 कितना है, बढ़ाकर कर दिया गया है 100 हर्ट्ज और पहले कितना था, 50 हर्ट्ज। इसको जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 XC2 बराबर 50/500, ठीक है। XC2 बराबर 500/100, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा ओनली कितना, 5, और 5 ओम यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है दोस्तों ये काम करता है, ठीक है ना। वैसे दूसरे हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि XC क्या है, कि जो XC है ना इस फॉर्मूला से भी इसको आप निकाल सकते हैं। अब देखिएगा निकाल के कोशिश करते हैं क्या आता है आंसर, बिल्कुल आगे। जो फ्रीक्वेंसी है पहले कितना था, 50 हर्ट्ज, है ना। जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी था तो XC का मान कितना था, 10 ओम, ठीक है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम। क्यों, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये उल्टा काम करते हैं, ये आपको सोचना है। तो ऑप्शन सी फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि अर्थिंग से रिलेटेड है, कि भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जितने भी आपको उपकरण दिख रहे हैं ना ये सारे के सारे प्रतिरोध ही मापते हैं, है ना। मैगर, व्हीटस्टोन, भू, ओम, ये सारे क्या मापते हैं, प्रतिरोध। लेकिन इनका कमाल ये है कि सारे उपकरण अलग अलग प्रतिरोध को मापते हैं। तो भूमि का मतलब यहां किससे है, भूमि का मतलब अर्थ से है ना, अर्थिंग से। तो अर्थिंग को दोस्तों भू यंत्र के द्वारा ही मापा जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि मैगर, मैगर दोस्तों क्या मापता है, ये भी प्रतिरोध मापता है। किसका, तो लिखेगा ये इंसुलेशन का प्रतिरोध, इंसुलेशन, है ना, यानी कि कुचालक का प्रतिरोध। अब देखिए मान के चलिए ये एक केबल है, इस केबल के अंदर क्या है, कोर है,
कंडक्टर और इसके ऊपर है इंसुलेटर। उस इंसुलेटर का हमें अगर रेजिस्टेंस मापना है तो हम मैगर का इस्तेमाल करेंगे। अब सुनना दोस्तों, कहा जाता है कि जो मैगर होता है ना, इस मैगर के दोनों टर्मिनल को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि इसको टच नहीं करना चाहिए ऑन की कंडीशन में, जब मैगर चालू हो उस स्थिति में। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैगर होता है ना, इसके अंदर हाई वोल्टेज होता है। कितना हाई वोल्टेज? कितना होगा? 500 वोल्टेज। जो जनरेटर लगा होता है मैगर के अंदर वो 500 वोल्टेज जनरेट करता है। अब आप खुद सोचिए कि 90 वोल्ट से हमें झटका लगना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर इससे कंपेयर किया जाए तो 500 वोल्टेज तो बहुत अधिक है, तो बहुत खतरनाक झटका लगता है ना। इसलिए कभी भी मैगर के दोनों टर्मिनल्स को हमें हाथों से नहीं छूना चाहिए, ना ही शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब व्हीटस्टोन यंत्र, ये जो व्हीटस्टोन उपकरण है, ये किस प्रतिरोध को मापता है? मानिए कि एक परिपथ है, उस परिपथ का प्रतिरोध कितना हमें पता ही नहीं है, तो अज्ञात प्रतिरोध को कौन मापेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। लिखेगा अज्ञात प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर आपसे एक डेटा दे दिया जाए, डेटा ये दे दिया जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यंत्र, ये किस ओम से किस ओम तक के प्रतिरोध को माप सकता है, तो लिखेगा ये 0.1 से लेकर 1 गुणे 10 की घाते 6 ओम तक के प्रतिरोध को माप सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 1 मेगा ओम, है ना, 1 मेगा ओम, यानी कि निम्न से लेकर अति उच्च तक के प्रतिरोध को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि ओम यंत्र जो है ये किसको मापता है, तो ये सामान्य प्रतिरोध को मापना हो जब, तब हम ओम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 278। यदि फुल तरंग रेक्टिफायर में इनपुट साइनोसॉइडल की आवृत्ति f है तो न्यूनतम रिपल आवृत्ति कैसी होगी? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रिपल आवृत्ति कैसी होगी फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखिए जो इसमें रिपल आवृत्ति होती है ना, ये 2 गुना होता है। कितना होता है? ये 2 गुना होता है। फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को पूरा निचोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे ये कह दे कि फुल तरंग रेक्टिफायर जो है इसका रिपल फैक्टर कितना होता है ना, तो आप लिखेगा 0.28। कितना? 0.28 इसका रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल आवृत्ति 2 गुना होता है, रिपल फैक्टर 0.4 का 8 होता है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना कि अगर आपसे ये पूछे ना कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसका पीआईवी रेटिंग कितना होता है, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, तो आप लिखना मैक्सिमम वोल्टेज का 2 गुना। क्या? मैक्सिमम वोल्टेज का 2 गुना होता है, यानी कि Vm गुणे 2 इसका पीआईवी रेटिंग होता है, ठीक है। अब इसकी अगर दक्षता के बारे में पूछे तो आप लिखेगा 81% इसकी दक्षता होती है, 81% इसकी दक्षता होती है ना। अगर डायोड के बारे में पूछे तो इसमें कुल 2 डायोड लगते हैं। अच्छा हाँ, एक बार ध्यान दीजिए कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है ना, ये कैसा होता है। देखिए इसका जो फुल वेव का आउटपुट होता है वो इस प्रकार से होता है, लेकिन हाफ वेव का दोस्तों इस प्रकार से होता है। रीजन क्या है, अभी हम पकड़ के लाते हैं उस रीजन को आपके सामने। अब देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड। क्लियर है? जब दोस्तों इस रेक्टिफायर को इनपुट में हम एसी सप्लाई देते हैं तो जो एसी सप्लाई का सिग्नल होता है वो देखिए इस प्रकार होता है। ऊपर यह है, ये पॉजिटिव क्षेत्र, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्षेत्र, इस लाइन के नीचे निगेटिव क्षेत्र। जब हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगाते हैं तो ये जो डायोड है ना, ये केवल क्या करता है, इस पॉजिटिव वाले क्षेत्र के साइकिल को ही पढ़ता है। केवल किसको पढ़ता है? केवल
पॉजिटिव क्षेत्र वाले एसी के साइकिल को, इसलिए केवल एक ही ये वेव देगा फिर रुक जाएगा, फिर आगे वेव देगा फिर रुक जाएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगा होता है ना। ये दोनों डायोड क्या करता है कि एक डायोड तो इसके पॉजिटिव क्षेत्र को पढ़ेगा फिर आउटपुट दे देगा तुरंत, दूसरा डायोड इसके निगेटिव वाले क्षेत्र को पढ़ेगा फिर ये भी तुरंत यहीं से आउटपुट दे देगा। इसलिए ये डिफरेंस होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो सिमिलर होता है, लगातार कंटिन्यू होता है, लेकिन हाफ वेव का रुक रुक के आउटपुट मिलता है। वजह क्या? डायोड है। केवल क्या वजह है? डायोड। तो ऑप्शन दोस्तों ई हो जाएगा। बहुत आगे निकल गए हम, ठीक है ना। अब देखते हैं 279 नंबर का क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर किस आवेश में चेंज करता है? स्टीम आवेश को यांत्रिक आवेश में, विद्युत आवेश को यांत्रिक में, या यांत्रिक को विद्युत में, केमिकल को विद्युत में, प्रकाश को विद्युत में। अब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप ये रिलेट कीजिए कि जो डीसी जनरेटर होता है, जनरेटर हमें देता क्या है? तो ये क्या देता है? आउटपुट में हमें पावर देता है। पावर क्या है? एक आवेश है, एक करंट है। तो ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है, बदलता है? दोस्तों जो जनरेटर होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? हैंडल लगा के घुमाते हैं। तो जो हैंडल लगा के घुमा रहे हैं ये एक एनर्जी है। क्या लगा रहे हैं हम? एक एनर्जी। कैसी एनर्जी है? वो मैकेनिकल, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक। यांत्रिक एनर्जी हमारा आवेश हो गया। यांत्रिक आवेश को आउटपुट में क्या देता है? विद्युत देता है। विद्युत क्या है? एक आवेश है। तो यांत्रिक आवेश को विद्युत आवेश में डीसी जनरेटर चेंज करता है। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हर बात मेरी समझ में आती होगी, है ना। अब देखिए ऑप्शन ई क्या कह रहा है कि प्रकाश आवेश को विद्युत आवेश में। पता है कौन बदलता है प्रकाश आवेश को? ये सोलर सेल का काम है। किसका? सोलर सेल। अच्छा दोस्तों, सोलर सेल का एक और दूसरा नाम है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है? केमिकल आवेश को विद्युत आवेश में कौन बदलता है? ये काम है भैया, ये बैटरी का काम है। बैटरी क्या करती है? केमिकल को विद्युत में और विद्युत को केमिकल में, है ना। अब देखिए ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्युत आवेश को यांत्रिक आवेश में कौन बदलता है? तो ये काम है, ये कमाल है मोटर का। किसका? मोटर का, है ना। अब स्टीम आवेश को यांत्रिक आवेश में कौन बदलता है? तो आप लिखेगा स्टीम को यांत्रिक में बदलता है, ये है टरबाइन। कौन है ये? टरबाइन, जो कि स्टीम को किस में बदल देगा? यांत्रिक आवेश में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि जनरेटर यांत्रिक आवेश को विद्युत आवेश में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। अब देखिए कि एक सुचालक के प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम रोह से। किससे? रोह से। और जो इसका मात्रक है ना, ओम मीटर होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ओम मीटर किस पद्धति का मात्रक है? आप फटाफट कमेंट कीजिए कि ओम मीटर जो है ना, ये किस पद्धति का मात्रक होता है जिसको हम प्रतिरोधकता की मात्रक समझते हैं। तो दोस्तों ये जो ओम मीटर है ना, ये मात्रक होता है, लिखिएगा MKS प्रणाली का। किस पद्धति का? MKS पद्धति का ओम मीटर मात्रक होता है। अगर आपसे ये पूछ दें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की मात्रक बताइए, तो आप लिखेगा ओम सेंटीमीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता की होती है, ओम सेंटीमीटर। अब क्यों ना हम इस महोस का भी देख लें, ये किसका किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों ये होता है एडमिटेंस और ससेप्टेंस। एडमिटेंस और ससेप्टेंस का मात्रक होता है महोस, है ना, महोस। और ओम किसका मात्रक है? तो लिखिएगा ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका? ये प्रतिरोध का मात्रक है। इसके अलावा लिखिएगा मीटर ओम किसी का मात्रक नहीं होता। साइमन किसका मात्रक है? ये चालकता का मात्रक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर?